जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जिसको भारत ने अपनाया है, क्यों अपनाया है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, किस प्रकार से वो काम करती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के अलावा और भी शासन प्रणालियां मौजूद हैं, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा भी शासन प्रणालियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शासन प्रणालियों को हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला, यदि मैं आपसे कहूं तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, शासन प्रणाली जो होती है, शासन प्रणालियों को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला आधार होगा वो होगा दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। पहला तो ये हो गया संबंधों के आधार पर। और जब आप कहते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की शासन प्रणालियों का निर्माण हो सकता है, तो दोस्तों यहां पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां आपको देखने को मिलेंगी, पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा होगा दोस्तों? तो पहला होगा यहां पर आप लोगों का, अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, तो एक होगी आपकी संघात्मक व्यवस्था। कौन सी होगी दोस्तों? एक होगी आपकी संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फेडरल सिस्टम। और दूसरा होगा दोस्तों आप लोगों का एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था या इसे कहा जाएगा आपका यूनिटरी सिस्टम। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर दो प्रकार के शासन प्रणालियों का निर्माण हो सकता है, एक संघात्मक है, एक एकात्मक है। हमने जिसे अपनाया है वो इनमें से कोई नहीं है, वो अर्ध संघात्मक है, वो क्वासी फेडरल है। उस पर हम किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो सेशन है उसका जो मूल टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? तो वो है संसदीय व्यवस्था को जानना। तो आपने कहा कि साहब शासन प्रणालियों को हमने वर्गीकृत किया केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, और इसके माध्यम से हमारे सामने दो प्रणालियां सामने निकल कर आई, एक संघात्मक, एक एकात्मक। दूसरा जो वर्गीकरण है दोस्तों, दूसरा जो अगर कहें क्लासिफिकेशन है, तो वो होता है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर, मध्य संबंधों के आधार पर। और जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इन संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां निकलकर सामने आती हैं। एक जिसे आप लोग कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कैन से संसदीय शासन प्रणाली। और दूसरा है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सा है दोस्तों? दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली की, जिसे हमने अडॉप्ट किया है, जिसे हमने स्वीकार किया है, और उसी पर हमारा शासन चलता है दोस्तों। तो यहां पर शासन प्रणालियों को डिफरेंट हमने वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। एक आपने कहा कि केंद्र और राज्य के मध्य शासन प्रणाली दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है संघात्मक व्यवस्था, एक होती है एकात्मक व्यवस्था। वहीं पर दूसरी ओर आपने कहा कि साहब विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशंस के या संबंधों के आधार पर भी दो प्रकार की शासन प्रणालियों का निर्माण हो सकता है। जैसे एक होती है संसदीय व्यवस्था जिसको हमने अपनाया है, और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसे अमेरिका ने अपनाया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतना समझ गए होंगे कि हम आज के टॉपिक में किस बात को डील करने वाले हैं, किस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वो क्या है? वो है संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। चलिए बाकी इनको भी हम आगे विस्तार से समझेंगे किसी और सेशन में। बाकी आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? तो वो है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि संसदीय शासन प्रणाली हमने क्यों अपनाई। इस बात को जानने से पहले आप ये समझिए कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्यों अपनाई। तो उसका तो एक व्यवहारिक कारण हमारे पास है, और एक नहीं बहुत सारे कारण हैं जो जिस पर हम चर्चा करेंगे आखिरी में। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है। अभी आपने क्या देखा था कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, दोस्तों इसी को कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं तो एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है हिंदी में, इसे कहा जाता है दोस्तों विधायिका, इसे ही कहा जाता है इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है आप लोगों का कार्यपालिका। ये दोस्तों आपकी कार्यपालिका है यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव है। और लेजिस्लेचर को कहा जाता है दोस्तों विधायिका। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विधायिका। तो आपने अभी कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां सामने आती हैं। एक आपने संसदीय कहा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और एक होती है अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल। अब यहां पर आप समझेंगे दोस्तों
कि क्या होता है संसदीय शासन जो प्रणाली है इसमें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, इसमें दोस्तों विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। क्या होता है दोस्तों, इसमें विधायिका में से ही बनती है कार्यपालिका। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना, तो विधायिका कार्यपालिका। इस पर आप देखेंगे लगातार यूपीएससी मेंस में सवाल आते रहते हैं, और केवल दोस्तों मेंस में ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स में भी इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। आगे जो आपके रेगुलर सेशंस होंगे उसमें मैं इसको बहुत ज्यादा डीप में एनालाइज करवाऊंगा आप लोगों को। अभी केवल आपको अपनी शासन व्यवस्था के बारे में जानना है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली जो होती है इसमें विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, मतलब लेजिस्लेचर में से ही बनता है एग्जीक्यूटिव। विधायिका में से क्या बनती है दोस्तों, कार्यपालिका बनती है। तो पहली जो विशेषता है संसदीय प्रणाली की वो क्या है, तो पहली विशेषता है दोस्तों कि इसमें से विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर, या इसी को आप हिंदी में क्या कहेंगे, विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। और जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो दोस्तों ये यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में यही है, जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहां पर आपको विधायिका में से ही कार्यपालिका देखने को मिलने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने तभी कहा आपसे कि आप पहले पूरी व्यवस्थाओं को समझ लीजिए, उसके बाद भारत को समझेंगे कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है और क्या कारण था उसके पीछे अपनाने का। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि विधायिका में से ही क्या बनती है दोस्तों, विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, यानी कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बनता है। कहां पर, पहली विशेषता संसदीय व्यवस्था में। दूसरी बात है दोस्तों कि जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, जहां पर भी संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वहां पर आप लोगों को स्टेट के, राज्य के 2 हेड देखने को मिलते हैं। 2 हेड देखने को मिलेंगे आपको संसदीय शासन प्रणाली में, एक जो वास्तविक मुखिया है, एक जो नाम मात्र का मुखिया है। इसी को आपने क्या कहा, इसी को आपने कहा एक आपको देखने को मिलेगा नॉमिनल हेड, मतलब जो नाम मात्र का मुखिया है। जैसे अगर हम बात करें भारत को कंपेयर करें तो हमारे देश में प्रेसिडेंट है, तो हमारे देश में भी आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। और संसदीय व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता यह है कि जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी दोस्तों, वहां पर आपको स्टेट के 2 हेड मिलने वाले हैं। एक नॉमिनल हेड मिलेगा, एक नाम मात्र का मुखिया मिलेगा, एक नॉमिनल हेड मिलेगा, और दूसरा दोस्तों आपको मिलने वाले हैं वास्तविक मुखिया, यानी कि जो रियल हेड ऑफ द स्टेट होगा। और जब रियल हेड की बात करते हैं या एक्चुअल हेड की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये केवल भारत में ही नहीं, जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है वहां पर आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो आपने 2 विशेषताओं को देखा संसदीय व्यवस्था की दोस्तों। पहली विशेषता क्या देखी आप लोगों ने, तो पहली विशेषता में आपने कहा कि साहब विधायिका में से ही कार्यपालिका बनेगी जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी। और दूसरी बात आपने कही कि सर जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर राज्य के 2 मुखिया होंगे। दोस्तों यहां पर जब मैं राज्य कह रहा हूं तो यहां पर आप इसको स्टेट से ना लें, यूपी बिहार पंजाब से ना लें, बल्कि स्टेट का मतलब यहां पर क्या हो गया, भारत की बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो भारत के 2 मुखिया होंगे। इवन जब आप स्टेट्स की बात भी करेंगे, जब आप दोस्तों राज्य की बात भी करेंगे, अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर भी आप देखते हैं एक गवर्नर होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो गवर्नर कौन है वहां पर, तो गवर्नर वहां पर नॉमिनल हेड है, यानी कि नाम मात्र का मुखिया है। जबकि अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की तो वो क्या है, तो वो वास्तविक मुखिया है। तो ये संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में है। पहली और 2 विशेषताएं आपने जान ली। अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की दोस्तों, तो इस बात को आप समझिए। जब आपने कहा कि सर विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, यानी कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर पिताजी में से ही बेटा जी बन रहे हैं, अगर पिता में से पुत्र बन रहा है, तो ये बताइए पुत्र अपने पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए इस बात को। अगर आप कह रहे हैं कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है, मतलब पिताजी में से ही पुत्र बन रहा है, तो ये बताइए ये पुत्र अपने पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसको छोड़िए, आप बताइए दोस्तों, आप अपने पिताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है। ऑब्वियस ही बातें हैं, हम सभी हैं। तो क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फादर। तो कई सारे कारण आपके पास होंगे, और उन कारणों से में से एक कारण मैं भी बताता हूं आप लोगों को, वही कारण हम यहां अप्लाई करेंगे। बहुत सारे कारण हैं, इनके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं केवल अभी आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, और वो एग्जांपल है पैसा। आप या कहीं भी पढ़ते हो, आप दिल्ली पढ़ते हो, आप प्रयागराज पढ़ते हो, आप पटना पढ़ते हो, आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, वहां पर पढ़ने का पैसा पिताजी द्वारा दिया जा रहा है, आपकी एजुकेशन पिताजी द्वारा करवाई जा रही है, आपका स्वास्थ्य पिताजी द्वारा देखा जाता है। दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, फादर। ठीक वैसे ही दोस्तों पैसे के लिए अगर हम बात करें तो ये जो कार्यपालिका है ना, ये विधायिका पर डिपेंड करती है।
बिना विधायिका की अनुमति के संचित निधि से, जिसको आप पढ़ने वाले हैं आगे चलकर डिटेल में, जिसे आप कहते हैं भारत की संचित निधि या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती दोस्तों। तो संसद की अनुमति अनिवार्य है। कई प्रकार की निधियां हैं, कई प्रकार के फंड्स हैं, जैसे अभी आपने कहा संचित निधि, वैसी एक होती है आकस्मिकता निधि, एक होती है आप लोगों के पब्लिक अकाउंट्स, भारत के लोक लेखे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार आप अपने पिताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक प्रकार सरकार भी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। क्यों? क्योंकि ये इसमें से ही तो बनी है। अरे भाई आप ये बताइए, मोदी जी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे पास बहुत सारे मंत्री और भी हैं। मोदी जी के अलावा राजनाथ सिंह जी भी हैं, जो भारत के एक तरीके से हम कहें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये सब भी तो मंत्री है ना दोस्तों। तो ये सब मंत्री कहाँ आएंगे? ये सब मंत्री यहाँ आएंगे। पर ये सब मंत्री क्या सीधे मंत्री तौर पर ही नियुक्त हुए हैं क्या? क्या इनका मंत्री के एकदम मतलब मंत्री के लेवल पर ही इनका चुनाव हुआ है क्या? नहीं दोस्तों, ये विधायिका के सदस्य हैं। पहले ये सांसद हैं, अब सांसद बनने के पश्चात क्या किया गया? इनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाहर किया गया, अलग किया गया, मतलब कि एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया, मंत्री परिषद का निर्माण किया गया। तो मंत्री परिषद कहिए, कार्यपालिका कहिए दोस्तों, एक ही बात है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो कितने मंत्री बन सकते हैं? एक सवाल ये भी उत्पन्न हो सकता है आपके मन में कि सर तो मंत्री कितने बन सकते हैं? आपने कहा तो दोस्तों मंत्री बन सकते हैं विधायिका के निचले सदन का 15%, विधायिका के निचले सदन का 15%। अब अगर हम बात कर रहे हैं केंद्र की दोस्तों, तो केंद्र की विधायिका तो आप क्या कहते हैं? तो केंद्रीय विधायिका को हम सामान्यतः जानते हैं संसद के नाम से, पार्लियामेंट। और संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपको पता है राज्यसभा है, और एक है दोस्तों लोकसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन यानी कि अपर हाउस, और लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। ये क्या कह रहा है? मंत्री के नियम कैसे बनेगा दोस्तों मंत्री का अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला है विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री, और विधायिका का निचला सदन, संसद का लोअर हाउस कौन सा है? तो आपने कहा लोकसभा, तो लोकसभा के 15% ही बन सकते हैं मंत्री। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं आप लोगों से, मैं आपसे उनकी बात कर रहा हूं। तो आप ये बताइए, ये जो मंत्री बनेंगे इनकी संख्या तो केवल 15% है ऑफ लोअर हाउस। मान लेते हैं लोअर हाउस, अगर हम बात करें लोकसभा की दोस्तों, तो लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 545 है, और इन 545 का 15% आप निकाल लीजिए, 15% आप लोग निकाल लीजिए, कितने मंत्री बनेंगे? लगभग 82-83 मंत्री बनेंगे। तो इतने ही तो मंत्री बन सकते हैं। पर अभी भी तो आप देखिए बहुत बड़ी संख्या बाहर है, अभी भी आप देखिए बहुत बड़ी संख्या बाहर है दोस्तों। तो आप ये बताइए, ये जो 83 हैं जो मंत्री बने हैं, इनको ये इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आगे चलकर इस बात को और डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति का टॉपिक, जब आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वहां पर दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 भी यही बात कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपने जो सीखा वो क्या सीखा? कि संसदीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था की अनिवार्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी? तो सबसे पहली बात, तो जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहां पर आपको राज्य के दो मुखिया देखने को मिलेंगे, एक जो वास्तविक है और एक जो नाम मात्र का है, एक जो नॉमिनल हेड है, एक जो एक्चुअल हेड है या रियल हेड ऑफ द स्टेट है। दूसरी बात आपने क्या कही? दूसरी बात आपने कही दोस्तों कि सर विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। ये भी क्या है? एक अनिवार्य विशेषता है संसदीय व्यवस्था की। जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी। और तीसरी आपने क्या कहा कि साहब जब विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी, जब विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कार्यपालिका है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। भाई सीधी सी बात है, पुत्र जो है पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो तीसरी और एक अनिवार्य विशेषता जो होगी दोस्तों वो क्या होगी? तो आपको संसदीय व्यवस्था में एक उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब इस पर मेंस में सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि कैसे कार्यपालिका को विधायिका कंट्रोल करती है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, एक तो ये बनता है सवाल। तो अभी केवल आपने एक ही पक्ष देखा है उसका कि वित्त रूप से वो उस पर डिपेंड होती है, मतलब फाइनेंस के लिए उस पर डिपेंड होती है। और भी कई सारे कारण हैं,
उनको आप लोग अपनी रेगुलर कक्षाओं में पढ़ने वाले डिटेल से। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो प्रीलिम्स का, ये तो था मेंस का सवाल, इसमें से प्रीलिम्स का सवाल कैसे निकलेगा दोस्तों? इसमें से प्रीलिम्स का सवाल निकलेगा ऐसा कि संसदीय व्यवस्थाओं की इनमें से निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, या इनमें से निम्न विशेषता होती है। और उसमें कई प्रकार के सवाल आप लोगों ने देखे हैं, सेम थीम पर बने हुए दोस्तों, कई बार रिपीट हुए ऐसे सवाल। और ऑप्शन के तौर पर आपको हर बार यही देखने को मिलता है, जहां पर कार्यपालिका या जहां पर मंत्री परिषद या जहां पर मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं या उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों मेंस प्लस प्री ओरिएंटेड क्लास अप्रोच। जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, जहां आप मेंस को और प्री को साथ लेकर चल रहे हैं दोस्तों, आपको पढ़ना है मेंस के लिए, उसमें से ही प्रीलिम्स के लिए आपके पास सवाल निकलकर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। इन विशेषताओं को आपने ध्यान से देखा होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियां हैं, क्यों भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और न केवल चर्चा करेंगे बल्कि हम कंपैरिजन भी करेंगे भारत की संसदीय व्यवस्था और जो दूसरी व्यवस्था आपने देखी थी, जो विधायिका कार्यपालिका के रिश्तों के आधार पर बनी है, संबंधों के आधार पर बनी है, वो कौन सी है? वो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जो अमेरिका में काम करती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के क्या लाभ हैं, दोनों की क्या हानियां हैं, और इस प्रकार से हम अपनी व्यवस्था को दूसरे देशों की व्यवस्था के साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूपीएससी में आपका एक सिलेबस, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपका एक टॉपिक है जहां पर आपको अपनी व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान का अन्य संविधानों के साथ तुलना करनी होती है। यूपीएससी 2022 में सवाल पूछा गया है मेंस में, राष्ट्रपति भारत का और फ्रांस का राष्ट्रपति। तो अभी आपकी शुरुआत है और बहुत गहन तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, इसके पहले मैं क्लास को एंड करूं, इसके पहले आप इस बात को समझिए दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेस, और बहुत सारे कोर्सेस का मतलब है वे कोर्सेस जो आपके जीवन को एक उज्जवल दिशा की ओर लेके जाएंगे, और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक तरीके से शॉर्ट वीडियोस टाइप के कि 10 मिनट 15 मिनट, इन सब चीजों को आप बड़े डिटेल से पढ़ने वाले आगे चलकर, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आप चीजों को। तो जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आपके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग चीजों को देखने वाले हैं, जैसे अग्निपथ बैच। अग्निपथ बैच दोस्तों हमारा आ चुका है, जिसमें बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं, देश की सर्वश्रेष्ठ टीम इसमें काम कर रही है दोस्तों। यदि हम बात करें, यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो 16 जून से शुरू हो चुका है, 3 जुलाई से फिर शुरू होने वाला है दोस्तों। 3 जुलाई से आपको फिर से इसमें एनरोलमेंट मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर तैयारी करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे आपके लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं, जिसे कहेंगे उपहार। जैसे सीसेट का दोस्तों बैच है हमारे पास, सीसेट का बैच मात्र 2,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपने देखा होगा इस बार सीसेट 2023 में जो पेपर आया था दोस्तों, 2023 के पेपर में सीसेट का जो लेवल था, उस लेवल को देखकर तो बनता है कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा तो तैयारी करना चाहिए सीसेट को लेकर। तो आपके लिए ये बैच है दोस्तों हमारे पास। यदि हम बात करें पाथ फाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जिसमें 30 जीएस प्लस 10 सीसेट टेस्ट है, ओनली एट 3,000 रुपीज। यदि हम बात करें इसके बाद आप लोग के पाथ फाइंडर अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है, ये सब चीजें दोस्तों आपको मिलने वाली हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो बोध बैच, प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड दोस्तों बोध बैच, ये आपका आने वाला है 15 जुलाई से 15 जुलाई। बहुत ही शानदार फैकल्टीज, पाथ फाइंडर हिंदी पर आप इसकी क्लासेस को देख सकते हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं मेरे द्वारा, जो अन्य फैकल्टीज हैं उनके द्वारा, और बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने दोस्तों। तो मिलते हैं पाथ फाइंडर हिंदी में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।